सच्चाई ये है कि जिस तरह से डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम हॉल में, उस तरह से एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इस चैप्टर के अंदर देखोगे तो मेनली दो टॉपिक्स हैं जो मेजर हैं। एक हम लोगों के पास कौन सा है, कोलॉइड्स है, और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। जो लगाते हैं, जिसका एक्यूमुलेशन होता है वो एडसॉर्बेट कहलाता है, जिसके ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। अगर सीएमसी से नीचे है तो इलेक्ट्रोलाइट, सीएमसी से ऊपर है तो मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो भैया माइंड मैप में अब फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा अपडेट कर दूं कि भैया ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ जो सिलेबस नीट का है उसके अंदर एक टॉपिक है। जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक लायोफोबिक सोल्स। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि भैया तुम्हें ये मन में डाउट होगा कि ये चैप्टर करें या ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम हॉल में, उस तरह से एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर मैं अगले नेक्स्ट आधे घंटे एक घंटे के अंदर एक ऐसा टॉपिक कर लूं जिससे मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि यार एक क्वेश्चन अगर गलती से आ गया, मैं नहीं कहूँगा श्योर शॉट आएगा ही आएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑब्वियस है इसका एक ही टॉपिक आना है, लेकिन हाँ एक घंटे अगर आप मेरी बात सुन लेते हो और एक दो बार इस वीडियो को रिपीट कर लेते हो तो सच बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में मैक्सिमम मैक्सिमम एक क्वेश्चन आना है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट कर देगा, रैंक्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपका रैंक मतलब बूस्ट कर देगा, तो मेरे हिसाब से किसी को लगे अरे सर इसकी जरूरत नहीं है, बेटा आपको जरूरत है। आप बैकअप के लिए सोच के चलो। अगर मान लो एनटीए को या एनएमसी को लगता है कि भैया चलो यार इसको भी दिया है सिलेबस में, इससे ही पूछ लेते, तो उस टाइम आप एग्जाम हॉल में जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे यार मैंने वो वाली वीडियो नहीं देखी। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको अगर लगता है, ये जो बच्चे नहीं जानते इस चैप्टर को बता दूं, एनसीईआरटी में 2 साल पहले तक ये चैप्टर एनसीईआरटी में होता था। आज के टाइम पे ये चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस नोट्स को डायरेक्टली ले लीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पुरानी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फैल के नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लीजिए और बार बार रिपीट कीजिएगा, ताकि ये चैप्टर का अगर गलती से एक क्वेश्चन आए तो भैया हम वो गलती ना करें, हम सही टिक मारें और सिलेक्शन लेके जाएं। इस चैप्टर के अंदर देखोगे तो मेनली दो टॉपिक्स हैं जो मेजर हैं। एक अपने पास कौन सा है, कोलॉइड्स है। एक हम लोगों के पास कौन सा है, कोलॉइड्स है, और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। इस चैप्टर के अंदर ना थ्योरी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में एक चीज और अच्छी है, बस साथ साथ में बने रहना। छोटे छोटे टर्म्स हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनके जो टर्म्स है ना ये आपको मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में, और आप डर मत जाना कि यार ये टर्म क्या होता है, वो टर्म क्या होता है, आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस माइंड मैप सीरीज में आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करे होंगे। कोशिश करिएगा इस चैप्टर को सही से देखने की, कोशिश करिएगा मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से रिलेट करने की, और आज के आज अभी के अभी इस चैप्टर को फिनिश करना है। फिर 2-4 दिन 10 दिन बाद कभी भी मन करे आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। आइए बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस की केमिस्ट्री, जहां पर सरफेस की केमिस्ट्री हो रही हो। अब सरफेस की केमिस्ट्री कहाँ होती है भाई साहब, भैया नेल पॉलिश लगाते हुए किसी को देखा है, पेंट करते हुए देखा है, कहाँ होता है, सरफेस पे ही तो होता है। वो भी क्या है, एक प्रोसेस ही है, वो कहाँ हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे होता है। अगर नेल पॉलिश देखोगे तो नेल पॉलिश कहाँ होता है, सिर्फ सरफेस पे ही लगता है, अंदर तक थोड़ी ना जाता है। तो ये जो सरफेस की केमिस्ट्री है उसी को क्या बोल देंगे, जो हम लोग बोल सरफेस केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि सर जो भी केमिस्ट्री हो रही है, केमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस occurring at सरफेस ऑफ मैटर। अगर सरफेस ऑफ मैटर पे कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में बात करेंगे तो सरफेस पे दो मेजर फंडे हैं, जिसमें से एक मेजर फंडा है जिसको हम लोग अभी देखते हैं, दैट इज नोन एज एडसॉर्प्शन। ध्यान सुनिएगा, एडसॉर्प्शन किसको बोलते हैं। एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, ये सब लोग जानते हैं, ये 9th-10th मतलब जब से आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं आपको पता होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये वर्ड बार बार यूज होगा तो इसको जान जाइए मीनिंग क्या होता है। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, तो सर इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस
ऑन द सरफेस ऑफ मैटर। सरफेस ऑफ मैटर, मैटर के सरफेस पे अगर पार्टिकल एक्यूमुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। कोई बोले एड और एब में डिफरेंस कहां होगा? भैया यहां डिफरेंस होगा क्या? हाँ सर, यहां पर जो एक्यूमुलेशन होता है पार्टिकल का वो सरफेस पे नहीं होता। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ सरफेस पे थोड़ी ना रहेगा, वो सर कहां चला जाएगा? अंदर तक चला जाएगा। इन द बल्क ऑफ मैटर, अंदर तक चला जाएगा। इन द बल्क ऑफ मैटर, बल्क ऑफ मैटर, ये कहां तक चला जाएगा? अंदर तक चला जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा, आपको एक सिंपल सा, मैं आपके ऊपर ना होली में कलर लगाते, होली का कलर कहां तक रह जाता है? सिर्फ स्किन पे रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इंजेक्शन देता हूं तो वो कहां तक जाएगा? अंदर तक। जहां जहां आप सोचेंगे वहां तक। दवाई खा रहे हो, कहां तक जाता है? अंदर तक, बल्क तक। वो क्या होता है? दवाई एब्जॉर्ब होती है, मॉलिक्यूल। अब कलर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, आपके सरफेस पे रहता है, 2 दिन 4 दिन रहता है। जैसे कार के ऊपर जो पेंट लगा है, कभी देखा होगा आपने कार के पेंट को ऊपर, तो उसको देखोगे बार बार। फ्रिज के ऊपर पेंट लगा है, नॉर्मली कोई कलर लगा है, तो वो क्या है? मोबाइल के ऊपर जो कलर लगा है वो एब्जॉर्ब्ड है, अंदर तक नहीं है। ऐसा नहीं कि अंदर चिप में भी वही कलर, नहीं, वो क्या है? एड्सॉर्प्शन है, सिर्फ सरफेस पे। एब्जॉर्प्शन क्या है ये? अच्छा, अब इसमें 2 चीजें बात कर लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन होता है वैसे ही यहाँ पर 2 चीजें होती है। जैसे मान लो किसी दीवार पे पेंट कर रहे हो, अगर किसी दीवार पे पेंट करोगे तो यहाँ पर देखना, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हो, तो जिसके ऊपर पेंट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं एड्सॉर्बेंट। जैसे मान लो ये दीवार है, इसके ऊपर पेंट करने जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? एड्सॉर्बेंट। और इसके सरफेस पे अगर आप पेंट कर रहे हो, मतलब एक पेंट की लेयर लगा रहे हो, अगर एक पेंट की लेयर लगा रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एड्सॉर्बेट। आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पढ़ेंगे। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में। देख लो डिफरेंस, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बदले जो लगाते हैं, जिसका एक्यूमुलेशन होता है वो एड्सॉर्बेट कहलाता है, जिसके ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। ये टर्म्स बस जान जाओ। अगर 2 लोग एक साथ अगर हो रहे हैं, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं, तो यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है कि सर बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, both adsorption and absorption taking place, both adsorption and absorption taking place, both adsorption and absorption taking place simultaneously। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर साथ में हो रहे हैं ये दोनों, तो इसका नाम क्या रख देंगे? सॉप्शन रख देंगे। छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड्स। अब मान लो पेंट लगा दिया, तो पेंट हटाने जाओगे तो उसके लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिजॉर्प्शन। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। आपने पेंट लगाया, घर में देखा होगा दोबारा पेंट करना होता है तो उसको हटा दिया जाता है, तो उसको जब रिमूव करने जाते हैं तो वर्ड यूज करते हैं डिजॉर्प्शन। नाम देखो, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सब सॉर्प्शन डिजॉर्प्शन। सर साउंड सब एक ही टाइप के कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये डिफरेंस कब मतलब क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलने वाला। तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ये वर्ड्स का ध्यान रखो। अच्छा, 2 चीजें यहां पर भी ना, एड्सॉर्प्शन 2 टाइप के हो जाते हैं। कैसे? सर देखो, एड्सॉर्प्शन की पहले बात करते हैं। यहां पर एक मान लो जैसे पेंट की बात करते हैं। पेंट क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड से कहा तुमने दीवार पे लगा दिया, तो लिक्विड क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट या सेमी सॉलिड में। तो यहां हम बोल सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा, सर बॉन्ड बन रहा है तो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा हमेशा क्या होगा? लेस देन 0। मतलब ये रिएक्शन हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। यहां पर हमेशा बॉन्ड बनेगा और जहां भी बॉन्ड बनता है वहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। दूसरी चीज, अब इंथैल्पी जब पढ़ लिया है बेटा आप, तो यहां पर ये भी बता सकते हो इंट्रोपी क्या होगी एड्सॉर्प्शन की। इंट्रोपी क्या होती है? एड्सॉर्प्शन में इंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज करती है। एड्सॉर्प्शन में इंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्योंकि एक सॉलिड था, लिक्विड था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड बनने का मतलब ही हो गया आपकी इंट्रोपी कम हो गई। अच्छा, यहां पर बात कर ली, हम लोगों के पास एड्सॉर्प्शन भी 2 टाइप का होता है। एड्सॉर्प्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कैसे? सर 2 टाइप का मतलब देखो, एड्सॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे आपको कोई चीज एड्सॉर्ब करानी है, चिपकानी है।
तो आप दो टाइप की चीजें करते हैं। एक तो होता है जो जैसे गाड़ी पे कलर लगाते, फ्रिज पे जो कलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी एड्सॉर्प्शन है, लेकिन उनका एड्सॉर्प्शन आप उंगलियों से नहीं निकाल सकते। अगर अच्छा पेंट है तो आप हाथ लगाएंगे नहीं निकलेगा, उसको पूरा स्क्रैच करके निकालना पड़ता है। सिमिलरली कार के ऊपर जो पेंट होता है ऐसे ही नहीं निकल जाता, उसको पूरा स्क्रैच करते हैं तो निकलता है। तो ये जो एड्सॉर्प्शन है। लेकिन घर पे जैसे मान लो स्टिकर लगाए तुमने मान लो आज तुम्हें विराट कोहली अच्छा लग रहा है, तुमने आज उसका लगा लिया। आज तुम्हें मान लो कोई सिंगर अच्छा लग रहा है, अरमान मलिक अच्छा लग रहा है, तुमने उसका पोस्टर लगा लिया। कल लग रहा है नहीं यार ये तो बेकार है, दूसरे लगाता हूँ, दूसरा लगा लिया, उसको उठाया दूसरा लगा दिया। वो क्या है, कोई भी उखाड़ सकता है। टाइम टेबल लगाते हो, आज लगाते हो कल फिर छोड़ देते हो कि अरे सर 1 जनवरी से ऐसा पढ़ूंगा, 5 जनवरी से ऐसा पढ़ूंगा, फिर उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पर एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जिसके में कौन सा बॉन्ड होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं फिजिजॉर्प्शन। भैया बस इतना जानिए कि वीक बॉन्ड होता है। फिजिकल बॉन्ड मतलब कौन सा, वैंडर वाले बॉन्ड्स होते हैं, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। टाइम टेबल लगाना हुआ लगा के निकाल दिया, ये निकालना हुआ। और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, केमिस ऑप्शन बोल देंगे, केमिस ऑप्शन बोल देंगे। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, केमिस ऑप्शन। इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। जैसे टाइम टेबल लगाया, वो निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि सर वो फिजिकल ऑप्शन है। जैसे तुम लगाते हो ना कि घर पे छोटा सा वो लगा दिया, चिपका दिया टाइम टेबल, तो वो क्या है, फिजिक्स ऑप्शन है। और दूसरा क्या है, जैसे पेंट करते हो, आपने नेल पॉलिश लगाई, आप नेल पॉलिश ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकते। आप एक बार सेट हो गया तो उसके लिए थिनर लगाना पड़ेगा, आपको पेंट रिमूवर लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, एक वीक बॉन्ड का एड्सॉर्प्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा जिसका नाम मैंने रखा है एड्सॉर्प्शन। ये हमारा छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, इतना ही जानना है अभी के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है कोलोइड्स। कोलोइड्स है क्या, एक्चुअली 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं प्योर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलोइड्स, और एक होता है कोलोइड्स, और एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन, कोलोइड्स और इन तीनों के बीच का डिफरेंस जानिए। ट्रू सॉल्यूशन होगा तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है, ये पार्टिकल साइज ना एकदम ही लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, इसीलिए वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता। 1 नैनोमीटर से छोटा होगा इसीलिए वो नहीं दिखेगा, नेकेड आई से नहीं दिखेगा। कोलोइड्स का जो डायरेक्शन और साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये अभी देखेंगे, इसी के बारे में पढ़ना है। और सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन का मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ये कुछ ज्यादा ही बड़े साइज के होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा पक्का। सॉल्यूशन में क्या था सर, सॉल्यूट था और सॉल्वेंट था। कोलोइड्स में क्या होता है, कोलोइड्स जो होता है, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस बोल देते हैं हम लोग। ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन कोलोइड्स की बात करेंगे तो कोलोइड्स जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कोलोइड्स के अंदर अगर आप देखेंगे, कोलोइड्स के अंदर अगर आप देखें तो कोलोइड्स क्या होते हैं, ये नॉन हेट्रोजीनियस बोल दे, नॉन हेट्रोजीनियस बोल देता हूं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और कोलोइड्स के 2 पार्ट होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या जो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या जो हाई क्वांटिटी में होता है। तो यहां पर कोलोइड्स की बात करेंगे तो कोलोइड्स में 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो डिसॉल्व होता है, इसको हम बार बार लिखेंगे तो डीएम लिख देंगे। और एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स्ड होता है, नाम से पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया, डीपी। ये व्हाट्सएप की डीपी से अलग है, ठीक है। 2 चीजें होती है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। कोलोइड्स में हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज होता है। मतलब एक मान लो कोई वाटर है, उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम हो गया, उसके अंदर कुछ डाल दिया तो डिस्पर्स फेज हो गया। कोलोइड्स इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये पुरानी एनसीईआरटी कुछ डेफिनेशंस हैं वो दिखा रहा हूं कि कोलोइड्स क्या हो, हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसके अंदर एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड होता है, नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। डीपी और डीएम का गेम यहां से चालू हो जाता है। कोलोइड्स होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा, कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो भी देखेंगे। इसके पार्टिकल्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन करने जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स 3 पार्ट में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स मैं समझा देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स 3 पार्ट में होता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ
डीपी एंड डीएम, डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर पहला क्लासिफिकेशन होता है। पहली क्लासिफिकेशन जो होगी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के फिजिकल स्टेट के ऊपर होता है। फिर हम लोगों की लाइफ में कौन आता है, तो ये हम लोगों की सेकंड क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन, किस तरह का इंटरेक्शन है किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के फेज। और यही टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यही टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, यही टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसी के कारण पढ़ना पड़ रहा है। मतलब इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, इसीलिए इसको बॉक्स में डाल दिया है भाई, ध्यान रखना। ये जो है ना, इसमें दो पॉइंट आते, अगर एक होता है लायोफिलिक और एक को बोलते हैं लायोफिल, लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। यही हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होता है देखेंगे, बाकी ये वाला और ये वाले हम लोग बैकअप के लिए कर रहे हैं कि भाई साहब अगर आ गया तो मैं इसको कैसे देखूंगा। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा। ये देखोगे तो इनके ऊपर भी, इसके भी तीन पार्ट बन जाते हैं। एक को बोलते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एक कहलाते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर, एक कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर। नाम से ही पता चल रहा होगा, मैक्रोमॉलिक्यूलर मतलब साइज बड़ा होगा, मल्टीमॉलिक्यूलर मतलब बहुत ज्यादा मिला के, और एक को बोलते हैं मिसल्स, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है। अब कोई बोले सर ये वाला, अरे भैया ये वाला जो है ये अपने पास, इसमें अब देखोगे तो एनसीईआरटी में अलग अलग टाइप की चीजें दी हुई थी। अब जैसे मैं वही टेबल, सेम एनसीईआरटी का टेबल आपको दिखाता हूं। पहली क्लासिफिकेशन देखो सर, यहां पर क्या दिया, ध्यान सुनना, यहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दिया हुआ है, ये डीएम दिया हुआ है, ये डीपी दिया हुआ है। अब देख लो सर, अगर सॉलिड डीपी है तो सॉलिड किसके किसके अंदर जा सकता है, सॉलिड सॉलिड के साथ, तो इसको क्या नाम दे देंगे, सॉलिड सोल। सॉलिड लिक्विड के साथ चला गया तो इसका नाम क्या रखेंगे, सोल। और सॉलिड अगर गैस के साथ चला गया तो इसका नाम क्या रखेंगे, एरोसोल। अब बेटा एरोसोल ना, तुमसे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस टॉपिक की रिलेवेंस समझनी है, देखो आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का भी टॉपिक है, तुम भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हो, तो हो सकता है एरोसोल पूछ ले। एरोसोल किसको बोलते हैं भैया, स्मोक और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एरोसोल के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कोई पॉल्यूशन में क्या हो जाता है बेटा, पॉल्यूशन कोई बोले सॉल्यूशन बनता है, नहीं एरोसोल बनता है। एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, PM2.5 PM10 आ जाते हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड के लिए भी एरोसोल यूज किया जाता है। देख लो, अगर लिक्विड गैस में है, अगर लिक्विड गैस में है, तो लिक्विड अगर गैस में जाता है उसका भी नाम क्या रखते हैं, एरोसोल। तो ये जो वर्ड है ना, इस चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे वर्ड यूज होंगे, ये हो सकता है इस चैप्टर में ना डायरेक्ट ना पूछे, आपके किसी और चैप्टर से रिलेट कर दे, तो वहां के लिए तैयार होना है। इसीलिए मैंने बोला ये सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिक्विड अगर सॉलिड में जाता है, ध्यान से देखिएगा, अगर लिक्विड सॉलिड में जाता है, लिक्विड अगर सॉलिड में जाता है तो बेटा उसका नाम क्या हो जाता है, जेल। अब मैं तुमसे ये सब चीजें पूछ सकता हूं कि भैया जेल का एग्जांपल बताओ, जेल में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड सॉलिड में होता है। तुम्हें इसके लिए सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तुम बच्चे, तो सब बच्चे को ही पता होता है सर। तो बेटा ये ना, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैप्टर या टाइम हम लोग दे रहे हैं कि भैया ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, लिक्विड सॉलिड में चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, जेल। और लिक्विड लिक्विड से अगर कोलॉइड्स बना रहा है तो लिक्विड लिक्विड कोलॉइड को क्या बोलते हैं, इमल्सन। इमल्सन आपको पेंट के डब्बे पे खूब देखने को मिलेगा। आपने अगर पेंट का डब्बा कभी देखा हो, खरीदा हो, देखा हो, तो वहां पर देखेंगे वो पेंट को क्या लिखेगा, इमल्सन्स लिखेगा, क्योंकि लिक्विड लिक्विड वहां पर इमल्सन्स के फॉर्म में होते हैं। सर देखोगे इमल्सन, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, इस तरह की चीजें खूब देखने को मिल जाएंगी पेंट्स में। सॉलिड लिक्विड में भी खूब मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग, आपको ये मत बता रहे सर पेंट तो सॉलिड लिक्विड है, भाई इमल्सन्स पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, आपके मिल्क में सब जगह मिल जाएगा इमल्सन्स। गैस सॉलिड में है, गैस सॉलिड में है तो गैस के लिए दो ही चीजें यूज करी जाएंगी, गैस सॉलिड में है तो सॉलिड सोल, और गैस अगर लिक्विड में चला गया तो भैया ये बना देता है फोम। तो ये देख लीजिएगा, ये जो नाम है ना, ये नाम जो मैंने बॉक्स बनाए, आप सोचिए अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और मैं आपसे पूछ लूं ऐसे ही कि यार फोम कैसे बनता होगा, फोम के अंदर कौन से पार्टिकल्स किसमें डिसॉल्व होते होंगे, कौन से पार्टिकल किसमें डिस्पर्स होते होंगे, तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएगा एग्जाम हॉल में। तो गैस अगर लिक्विड में चला जाता है तो क्या बन जाता है,
ठीक है, तो ये पहली क्लासिफिकेशन हो गई। सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने बोला भी था आपको, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो हमने बोला था दो टाइप के लोग होते हैं, एक को बोलते हैं लायोफिलिक और एक को बोलते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या है, फिलिक मतलब लविंग, और लायोफोबिक का मतलब क्या हो जाता है, लायोफोबिक मतलब डरने वाला। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग या सॉल्वेंट लविंग, ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट लविंग, और ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट हेटिंग। मतलब यहां पर इंटरेक्शन बेकार होगा, हेटिंग होगा, जल्दी जल्दी इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये लविंग है इसीलिए क्या होगा, स्टेबल होगा। खुद सोचो, स्टेबल इन नेचर होगा, ये नॉट स्टेबल होगा, ये उतना स्टेबल नहीं होगा। सर ये एक दूसरे को प्यार नहीं करना चाहते, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इनमें अट्रैक्शन नहीं है, ये रिपल्सन करते, तो स्टेबल नहीं होंगे। ये क्या स्टेबल है, तो ये बार बार रिवर्स किया जा सकता है, बार बार इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बेचारा एक बार भी बन गया तो सर ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो जाएगा। एक बार बन गया गलती से, दोबारा नहीं बनेगा। सर इसके बारे में बात करें लायोफिलिक की, सॉल्वेंट लविंग, स्टेबल, रिवर्सिबल, सर इसको इजीली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। क्यों इजीली प्रिपेयर्ड, आराम से बन जाएगा। लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए सर क्या चाहिए, स्पेशल मेथड्स चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। अब ये स्पेशल मेथड्स कौन से हैं ये देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स होते हैं। तो लायोफिलिक, लायोफोबिक, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट हेटिंग, ये स्टेबल होगा क्योंकि लविंग है, इंट्रैक्शन अच्छा है। वो नॉट स्टेबल, रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल, प्रिपेयर्ड आराम से प्रिपेयर्ड होगा, वो इजीली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं पर देख लो सर, ये देख लो, अब देखो यही सब चीजें, अब ये नोट्स ना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है आज के टाइम पे, लेकिन मैं इसलिए आपको डाल रहा हूं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, इरिवर्सिबल इन नेचर है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। यहां पर देखोगे दे आर वेरी स्टेबल, और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, रिक्वायर्स कुछ स्टेबलाइजर चाहिए होंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। देख लो जैसे स्टार्च हो गया, जेलाटिन हो गया। अब आपको बायोमोलिक्यूल से ये टॉपिक भी रिलेट किया जा सकता है कि मेटल के सॉल्यूशंस हो गए वो लायोफोबिक होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल देख लीजिएगा। ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी और चैप्टर से रिलेट हो जाएगा, किसी और चैप्टर से रिलेट हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, तीसरी क्लासिफिकेशन जो होती है, तीसरी क्लासिफिकेशन किस पे होती है सर, पहला पार्ट होता है इसका मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर का नाम सुनना, डेफिनेशन अभी आपको मिल जाएगी इंग्लिश में, लेकिन सुनना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स किसको बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं भाई साहब, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स किसको बोला जाता है, जो एक मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो। एक मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, जैसे मैं बोलूं सल्फर का भाई, तो सल्फर का साइज कोलॉइडल रेंज में नहीं आता, लेकिन सल्फर के पार्टिकल्स अगर 8 मिल जाएं तो वन सिंगल पार्टिकल का, सिंगल मॉलिक्यूल का साइज जो होगा, सिंगल मॉलिक्यूल जो होगा, सिंगल मॉलिक्यूल इसका साइज जो होगा, नॉट इन कोलॉइडल रेंज, इस मॉलिक्यूल का साइज जो होगा कोलॉइडल रेंज में नहीं होगा, छोटा साइज है। लेकिन सर अगर इसके मल्टी मॉलिक्यूल्स मिल जाएं, अगर एक साथ 3-4 मॉलिक्यूल्स मिल जाएं, तो ये कहाँ आ जाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूल जो होंगे ये साइज कहाँ आ जाएगा, इन कोलॉइडल रेंज। और ये अगर कोलॉइड्स बनाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एक होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, तो मैक्रोमोलिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल है सर। अब जैसे स्टार्च है, ये सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो ऑलरेडी किसके रेंज में होंगे, साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी किसके रेंज में होंगे, आर इन रेंज ऑफ कोलाइडल रेंज, कोलाइडल कोलाइडल इसके कोलॉइड्स के रेंज में होंगे। एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज मिसेल्स, और इसी को बोल देते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसकी कहानी सुनना और फिर हम लोग इसको देखेंगे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या कहते हैं कि भैया मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहां पर होते हैं, ध्यान सुनिएगा, मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या कहते हैं। ये क्या है कि भैया इनका अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। लेकिन जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं सोप का। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं, सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोप के साथ क्या होता है, अगर आप सोप को, साबुन को अगर हाथ पे लगाओ ऐसे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, शुरुआत में ऐसे हाथ पे लगा के छोड़ दो,
नहीं कुछ पता चलेगा। आपको ही पता, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, फोम नहीं बनने वाला, कोलॉइड्स नहीं बनेगा। आप साबुन को ऐसे लगा के छोड़ दो, नहीं बनने वाला। उसको 3-4 बार ऐसे ऐसे कर दे ना, तब जाके क्या बनना शुरू करता है, फोम बनाता है। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। एक काम करो, साबुन को पानी में छोड़ दो, क्या बना देगा, क्या झाग बना सकता है, क्या फोम बना सकता है, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन है। किसकी तरह बिहेव करेगा सर, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल अपने पास साबुन का पार्टिकल जो होता है, वो ऐसे 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 ऑर्गेनिक का एक मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वाटर लविंग, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। लेकिन जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू करता है, ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स की तरह। या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं, जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर करता है उसको हम लोग बोल देते हैं, जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये चीजें होनी शुरू होती हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये जान जाइए कि भैया लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर सीएमसी से नीचे है तो इलेक्ट्रोलाइट, सीएमसी से ऊपर है तो मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स की तरह बिहेव कर जाता है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन मेन है। अब मैं आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन का इंग्लिश में फॉर्म दिखा देता हूँ। इंग्लिश फॉर्म देखिए कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है इंग्लिश में। मल्टी मॉलिक्यूलर्स मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट्स हैं जिनका साइज लेस देन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, जैसे एग्जांपल दिया गया है, गोल्ड के एटम्स, सल्फर के एटम्स, गोल्ड के एटम्स, सल्फर के एटम्स, गोल्ड के एटम्स, सल्फर के एटम्स, गोल्ड के एटम्स, सल्फर के एटम्स दिया गया है। एसिड मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मल्टी मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन से होंगे, जिनका साइज ऑलरेडी बड़ा होगा। बेटा फटाफट पढ़ो और फटाफट खत्म कर दो इनको। सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जेलाटिन, स्टार्च, ये सब जो होते हैं वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और लास्ट वन, थर्ड वन, दैट इज नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स किसको बोलते हैं, बेस्ट होता है, जैसे आप साबुन के अंदर देखेंगे ना वही होगा। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन जैसे ही बढ़ जाएगा, साबुन कैसे काम करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे है ना तो वो ऐसे बिहेव करता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एन ए प्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है। और ये कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन रखोगे ना तो ये दोनों बेचारे अलग अलग ट्राई करेगा, ये पानी के अंदर नहीं जाएगा। और इसी चक्कर में क्लीनिंग एक्शन शुरू हो जाता है। होता क्या है, जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, ये देख लो ऐसा बन जाएगा सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CO माइनस। ऐसे करके हर एक जगह ऐसे बन जाएगा, CO माइनस Na प्लस। ये देख लो, ये ऐसे करके कोलॉइड्स बन जाएंगे, CO माइनस Na प्लस। ऐसे करके कोलॉइड्स बन जाएंगे। अगर नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है तो भैया ये कैसा रहेगा, सिंपल सा। लेकिन जैसे ऐसे CO माइनस Na प्लस, CO माइनस Na प्लस, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, कोलॉइड्स की तरह। सिमिलरली क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी ऐसा ही होता है कि आप देखेंगे डर्ट के अंदर क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, डर्ट के अंदर चला जाता है, गंदगी के अंदर चला जाएगा और उसको साफ कर लेगा। तो ये 3 क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, ये 3 क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। अगर आपकी क्लासिफिकेशन हो गई तो फिर आते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि आपको जो सिलेबस में प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है। तो कोलॉइड्स की पहली प्रिपरेशन, 3 प्रिपरेशन मेथड होती हैं। तीन क्लासिफिकेशन हो गई, 3 प्रिपरेशन हो गई। कौन कौन सी, सबसे पहले केमिकल मेथड से। अब केमिकल मेथड में आपको ही पता है कि केमिकल मेथड में क्या होगा सर, सारे टाइप की रिएक्शन से आप कोलॉइड्स बना सकते हो। देख लो, डबल डिकम्पोजिशन से बन सकता है, ऑक्सीडेशन से बन सकता है, रिडक्शन से बन सकता है, हाइड्रोलिज से बन सकता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप जिस टाइप से चाहो उस तरह से रिएक्शन करा के आप बना सकते हो। केमिकल रिएक्शन कराओगे, आपका कोलॉइड्स बन जाएगा। तो बस जान जाओ कि हाँ केमिकल मेथड से बनता है। दूसरा इसका मेथड होता है दैट इज नोन एज ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड क्या कहता है, तो भैया इसमें ये बोला जाता है, या इसी को इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोल देते हैं। और एक मेथड होता है जो पेप्टाइजेशन। इन तीनों मेथड को देखते हैं। केमिकल मेथड नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन करा के कर सकते हो। ब्रेडिग्स आर्क मेथड क्या कहता है, ब्रेडिग आर्क मेथड मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप सब लोग जानते हो, मुझे जिसका भी कोलॉइड्स बनाना है ना डिस्पर्सन मीडियम में, उसको क्या करूंगा, उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना के डाल दूंगा। अब वो क्या होगा, जैसे जैसे करंट पास करूंगा, ये मेटल का रॉड क्या होगा, हीट होगा। और मेटल के रॉड हीट होंगे तो भैया यहाँ छोटे छोटे क्या बनने शुरू होंगे, इसके पार्टिकल छोटे छोटे हीट करके क्या करेंगे, इस लिक्विड में डिसॉल्व होंगे और मेरा क्या बन जाएगा, कोलॉइड्स। तो आपको नाम पता होना चाहिए।
आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरे सर इतना नहीं, अरे भाई नहीं, मुझे ही पता है इतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस नाम पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेडी-गार्क मेथड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करा दिया तुमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ कोलॉइड्स बनेगा। इस टॉपिक को हम इसीलिए कर रहे हैं कि भैया हमें नाम पता हो। अब मैं बोलूं ब्रेडी-गार्क मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट, अबे कुछ नहीं भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो नॉर्मल मेथड है। अब जैसे एक वर्ड है, देखो ध्यान से, सेकंड थर्ड मेथड देखते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन का मतलब सिंपल सा कि मान लो कोई प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठा हुआ है पार्टिकल, उसको जाके ऐसे ऐसे घुमा दो तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर ऊपर आ जाएंगे, तो उसी को क्या बोल देंगे, पेप्टाइजेशन। उससे क्या हो गया, वो कोलाइड्स बन गया। ये देख लो सर, क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। और हो सकता है कभी कभी आपको सेक ना करके आपको केमिकल ही डाल दो, केमिकल ही क्या करे, उसको पूरा जाके स्टीयर कर दे, तो उसी को क्या बोल देंगे, पेप्टाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए केमिकल मेथड, ब्रेडी-गार्क मेथड, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मीनिंग क्या होता है? ऐसा नहीं पेप्टाइजेशन का मतलब अरे यार बायोमोलिक्यूल्स में पेप्टाइड बॉन्ड था तो वहां पर सीखे थे, नहीं भाई, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइजेशन में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसी के लिए ये चैप्टर या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं सर, देखिएगा तीन तरह की क्लासिफिकेशन, तीन तरह की प्रिपरेशन और तीन तरह की ही प्यूरिफिकेशन होती है। प्यूरिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इंप्योरिटीज को कम करना। अब इंप्योरिटीज को कैसे कम करें, तो यहां पर सॉल्यूशन है बेटा। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, इसका डायलिसिस कर देते हैं, डायलिसिस कर देते हैं। दूसरा, डायलिसिस बहुत स्लो होता है, तो इसका दूसरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डायलिसिस कर दे। आई होप सब लोग बायो स्टूडेंट हो, आपको पता हो हमारा डायलिसिस कैसे काम करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाँ फिल्टर करा जाता है। डायलिसिस मुझे लगता है बायो स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। डायलिसिस होता क्या है, तो भैया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप क्या करते हो, प्रोसेस पार्ट सॉरी मतलब मूव कराते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसका किसका हो सकता है, तो सर ये एनिमल ब्लैडर का, परचमेंट पेपर का, सेलोफेन सीड्स का। बेटा इस टॉपिक में आप प्लीज हो सके तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िएगा, ये वीडियो सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि मैं अब डायलाइजर किसको बोलते हैं, जिस एपरेटस में होता है। अब बायो के स्टूडेंट को मैं डायलिसिस, मैं मतलब मुझे खुद अजीब सा लगेगा कि डायलिसिस बता रहा हूँ कि देखो यार ये डायलिसिस होती है, हमारा किडनी ही ऐसे काम करता है, ठीक है। और उससे ऑब्वियस डायलिसिस जो होती है, नॉर्मल डायलिसिस हमारी बहुत स्लो होती है, ये स्लो प्रोसेस है, तो इसको फास्ट कैसे करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डायलिसिस क्या होता है, स्लो, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इसको यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कर देते हैं, तो ऐसे बना देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड वन, ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं तो कोई बोलेगा बार बार फिल्टर करना, नहीं 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 नहीं, फिल्ट्रेशन 4 बार नहीं करना, एक ही बार फिल्टर करना है, लेकिन अब की बार थोड़ा फिल्टर पेपर हम लोग अलग यूज करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है ना, वो क्या होता है सर, नॉर्मल ही तरीका जो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से करते हो, बट यहां पर फिल्टर पेपर का जो साइज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई बहुत छोटे साइज के फिल्टर पेपर से पास करना। अब इसके फिल्टर पेपर का, नॉर्मल फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या कैसे बनाते हैं, तो वो जान जाओ कि भैया पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस करते हैं, कोलाइडियन सॉल्यूशन से। किससे रिड्यूस करते हैं, कोलाइडियन सॉल्यूशन से। अब अगला डाउट, कोलाइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोलाइडियन सॉल्यूशन भैया 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड वाटर। अब ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, जैसे बोलो अरे भैया कोलाइडियन सॉल्यूशन, अब ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोसेलुलोज आपको ही पता है, बायोमोलिक्यूल्स, इन सब में अल्कोहल और ईथर के साथ हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें ऐसे दिखाया जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 प्यूरिफिकेशन पढ़नी है, 3 प्रिपरेशन पढ़नी है और बस ओवरऑल व्यू जानना है। मुझे कोई ये बेवकूफ ना बनाए कि पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइजेशन सेम होता है, ये जानना है। अब मैं बोलूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो कोई बोल दे ऑप्शन में कि फिल्ट्रेशन बाई मल्टीपल टाइम्स, नहीं, फिल्ट्रेशन बाई ए सिंपल सॉरी स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर का साइज कैसे छोटा करते हैं, कोलाइडियन सॉल्यूशन से पास करके। इवन ऐसा नहीं सिर्फ कोलाइडियन सॉल्यूशन से, कोलाइडियन सॉल्यूशन से पास करते हैं, फिर उसको हम लोग किससे हार्डनिंग करते हैं, उसकी हार्डनिंग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, फिर ड्राई करते हैं, तब जाके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी क्या होता है, स्लो प्रोसेस। इसको भी अगर फास्ट करना है तो यहाँ प्रेशर या सक्शन अप्लाई किया जाता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर फास्ट करना है तो भैया ऐसे ध्यान रखना, हो जाएगा।
अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब सर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आप सब लोग जानते हैं, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा जाके उसका वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर हम बात करें तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, ट्रू सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, या कोलॉइड्स में। कोलॉइड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज ना, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या बोल सकते हैं एग्रीगेट्स बन जाते हैं। तो याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, अगर मैं बोलूं कि भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर मैं बोलूं डेल्टा टीबी, अगर मैं बोलूं डेल्टा टीएफ, अगर मैं बोलूं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सर इन सबका ऑर्डर कैसा आएगा, जिसका ट्रू सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में क्या हो जाता है, पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाते हैं, साथ साथ में रहते हैं, इसी के कारण उनका क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। पक्का? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनको याद ना हो रहा हो प्लीज सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज कीजिए। सर कोलाइडल कोलॉइड पार्टिकल जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है भाई, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे कि ऐसे लाइट है इसको स्कैटर कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, और सिर्फ दिखाते ही नहीं भाई साहब, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं कोलाइडल, और ये कब दिखाते हैं, इसकी कंडीशन। ऐसे अब आज के टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान जाओ, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। ठीक, मैंने क्या बोला, ये टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ना है कि सिलेबस में मतलब है नहीं है, इस डिस्कशन से नहीं, इसलिए पढ़ना है कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है क्वेश्चन का। स्कैटरिंग कब होती है, तो फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ रखा है। स्कैटरिंग तब होती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो ही होगा। दूसरा, आप स्कैटरिंग करने के लिए जो पार्टिकल का साइज हो इतना भी छोटा ना हो जाए वेवलेंथ ऑफ लाइट से कि भैया लाइट टकराए ही नहीं पार्टिकल से। तो दो कंडीशन याद रखिएगा, कौन कौन सा, डायमीटर। प्लीज बेटा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ताकि आप इस पे जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका काम फास्ट हो पाए, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन में देख लो, टिंडल इफेक्ट में ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करोगे तो टिंडल इफेक्ट्स को ही यूज करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमने बनाया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किस पे बनाया था, टिंडल इफेक्ट के ऊपर ही बनाया था। अब ये थ्योरी है, आपको जरूरत नहीं, बस जान जाइए कि हाँ भाई कहीं कोई पूछ दे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कैसे, तो उसी के सेटअप को हमने टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल से हमने सेटअप किया था। तीसरी चीज, कलर। कलर क्या है, तो भैया कलर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड करेगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है कि भाई वेवलेंथ कितना स्कैटर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कि भैया कलर क्या होता है। वर्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। नाम क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनइवन होते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो हमेशा क्या होगा, इधर उधर जिगजैग मोशन होता रहता है। और जिगजैग मोशन क्यों होता है, बिकॉज इनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं। एंड इस मोशन को जिन्होंने देखा उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। जिन्होंने पहली बार देखा उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। और इसीलिए उन्होंने अपने नाम पे क्या रख दिया, ये जिगजैग मोशन को क्या रख दिया, ये जो मोशन होता है ये हमेशा स्टेट ऑफ जिगजैग मोशन, और इसीलिए इसका नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो अगर कोई पूछे ब्राउनियन मूवमेंट तो ये मत बोल देना गांधी जी का कोई मूवमेंट है, नहीं नहीं नहीं, ये भैया रॉबर्ट ब्राउन ने एक कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा कि भैया किस तरह से मूवमेंट हो रही है, हमेशा जिगजैग मोशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना, बस नाम जान जाओ। ऑलरेडी हमारा टॉपिक, ये टॉपिक थोड़ा काम का है, ये टॉपिक थोड़ा काम का है, चार्ज। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइड्स कोई भी सॉल्यूशन हो, कोलाइड्स का कोई भी सॉल्यूशन हो, सबके ऊपर क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और इसीलिए हम इसको यूज करने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर हमेशा एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्यों होता है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है। अब रीजंस पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ एक टेबल दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये टेबल ध्यान रखिएगा, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। आपको रीजंस पे नहीं जाना है कि भाई साहब रीजन क्या है, ये टेबल ध्यान रखिएगा। पुरानी एनसीईआरटी में ये टेबल दिख जाएगी, आप अभी लैब मैनुअल पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ पार्टिकल्स मिल सकते हैं, उनके बारे में भी देख सकते हैं। अब जब इस टेबल को देखो, अब इसको एक बार में याद नहीं करना है भाई। अब देखो कौन कौन से प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स, सर क्या दिखाया, कोलाइडल पार्टिकल्स ने क्या दिखाया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखाया, टिंडल इफेक्ट दिखाया, कलर दिखाया, कलर के बाद क्या दिखाया, ब्राउनियन मूवमेंट दिखाया, और फिर क्या दिखाया, चार्ज।
तो ये ना छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, जिसका चार्ज क्या होता है, हीमोग्लोबिन पे क्या चार्ज है, ये आप लैब मैनुअल से भी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, इस चैप्टर में ये वर्ड्स का ध्यान बहुत रखना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अब तुम्हें ही पता है किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव साइड ले जाने के लिए क्या करोगे? सॉरी, पॉजिटिव का मूवमेंट कराना है तो क्या लगा दो? नेगेटिव। नेगेटिव का मूवमेंट कराना है दूसरे साइड पॉजिटिव लगा दो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दो सो दैट कि पार्टिकल्स क्या हो जाए, मूवमेंट चालू कर दे। इसी वर्ड का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। और इसको रोकने के लिए जो मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नाम वर्ड पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर में बताया गया है। प्लीज अगर बेटा आप भूल चुके हो तो माइंड मैप में जाओ, सॉल्यूशन टॉपिक 1-1.5 घंटे में रिवाइज करके खत्म करो। लास्ट प्रॉपर्टी, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोलॉइडल पार्टिकल्स का अपना चार्ज होता है तो उनको हम लोग कोगुलेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया जाए, जैसे आप अपोजिट दो चार्ज को मिला दो तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाए, या फिर बॉइलिंग कर दो, या फिर डायलिसिस कर दो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दो। तो ये कोगुलेट करने के 4-5 तरीके हैं। अब जैसे कोई कोगुलेट करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरे सॉल्यूशन में Na+ है, वो बैठ जाए, तो Na+ को बिठाने के लिए, Na+ को बिठाने के लिए अगर मैं देख लूं Na+ का, अगर मान लो मैं अगर इसका 3 मोल बिठाना है, प्रेसिपिटेट करना है, अगर मैं Cl- डालूंगा तो सर इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 3 मोल इसका रिक्वायर्ड होगा। क्यों? 1 से 1 जाएगा तो Cl- 3 जाएगा। सर ये 3 मोल के लिए 3 चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं SO4- 2 डाल दूं तो कितना रिक्वायर्ड होगा? SO4 2- कितना रिक्वायर्ड होगा? 2 मोल। सर इसके कितने, सॉरी 1.5 मोल। कितना रिक्वायर्ड होगा? 1.5 मोल, क्योंकि इसका एक अंधा 2 को लेके जाएगा, 3 मोल के लिए 1.5 मोल। लेकिन अगर मैं इसी में क्या डाल दूं? फॉस्फेट 3- डाल दूं, तो फॉस्फेट 3- इसका 1 ही मोल डालूंगा, ये तीनों के तीनों सोडियम को क्या करेगा? कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट मतलब उसको बिठा देना। तो 3 Cl- 3 Na को लेके जाएगा, इसका 1.5 इसके 3 को लेके चला जाएगा, इसका 1 ही मोल काफी है 3 को लेके जाने का। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है ना, उसकी उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर बढ़ जाती है। यही बात को एक रूल के फॉर्म में जाना जाता है, एंड दैट इज नोन एज हार्डी-स्कल्ज रूल। हार्डी-स्कल्ज रूल क्या है? जिसका जितना चार्ज हाई होगा, अगर निगेटिव है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए निगेटिव चीज चाहिए, तो निगेटिव में जिसका चार्ज जितना हाई होगा, जितना चार्ज हाई होगा उतना ज्यादा उसकी कोगुलेशन पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके अमाउंट उतनी कम लगेगी। इसका अमाउंट कितना लग रहा है? 1 का। तो इसी को हार्डी-स्कल्ज रूल कहते हैं। तो बेटा यही हमारी प्रॉपर्टीज हैं कोगुलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में हम लोगों ने टोटल 7 प्रॉपर्टीज देखी। टिंडल इफेक्ट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कलर, चार्ज, ब्राउनियन मूवमेंट और प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन। तो ये छोटे छोटे 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, ये जो वर्ड्स है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स मतलब क्या होता है भैया? कुछ नहीं, ये देखो लायोफोबिक क्या होगा? लायोफोबिक मतलब याद है, ये डरता है बेचारा, ये नहीं बनाना चाहता, लायोफोबिक सोल है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन साइड में आके खड़ा हो जाएगा? इसके साइड में आके कौन खड़ा हो जाता है? लायोफिलिक सोल। अब लायोफिलिक क्या करेगा? लायोफिलिक सोल्स ये क्या करते हैं? लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स की बात कर रहे हैं। तो लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? लायोफिलिक। अब बस इतना जान जाइए कि लायोफिलिक को इसीलिए बोलते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड, इसीलिए नोन एज। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स। ये प्रोटेक्ट करने का काम आता है किसको? लायोफोबिक को, बचा लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लायोफोबिक जो होता है, लायोफिलिक जो होता है, उसको प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स भी बोला जाता है। इमल्सन्स, इमल्सन्स किसको बोलते हैं? लिक्विड लिक्विड का डिस्पर्सन फेज। लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, और लिक्विड ही क्या होगा? डिस्पर्सन फेज होगा। ये दोनों डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों लिक्विड ही होंगे। लेकिन इसमें इमल्सन्स 2 टाइप के, कौन कौन से? ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर, ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर, O/W, W/, ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर। पहले वाले का डिस्पर्सन फेज सोचो और डिस्पर्सन मीडियम सोचो, और दूसरे वाले का डिस्पर्स फेज सोचो, डिस्पर्सन मीडियम सोचो। ये देख लो, ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर। सर ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मिल्क। सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल्क। मिल्क के अंदर देखेंगे तो क्या हो रहा होता है? कभी मम्मी लोग देखा होगा मिल्क से क्या निकालते हैं? बटर, घी सब निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? सर क्या होता है? ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर होता है। ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर का एग्जांपल मिल्क हो जाएगा। और दूसरे का
लिक्विड फैट जो होता है डिस्पोज्ड होता है, और इसका क्या हो जाएगा वाटर। ये बटर, क्रीम, ये सब जो बटर होता है ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, वाटर डिस्पोज्ड इन ऑयल। ये दोनों सॉल्यूबल नहीं होते, ऑब्वियस इनको क्या चाहिए होगा, ये इनको क्या चाहिए होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स चाहिए होंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। ध्यान सुनना अपने पास, इनको इमल्सन्स हैं, इमल्सन्स ऑब्वियस है, ऑयल वाटर में नहीं जाएगा डिपॉजिट होगा, वाटर ऑयल में डिपॉजिट नहीं होगा, जल्दी सॉल्यूबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर एक केमिकल यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे सुना होगा ना कि पैकेट दूध होते हैं उनके अंदर हम यूरिया मिला देते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के दूध में केमिकल्स मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, ताकि उनका सेल लाइफ बढ़ पाए, सेल्फ लाइफ बढ़ पाए, 2 दिन 4 दिन जितना भी यूज कर पाओ। तो ये वाला ध्यान रखना, मिल्क, बटर, ऑयल, ये भी एक इमल्सन्स के टाइप्स है, ठीक है ना। तो अब हमारा कोलॉइड्स नॉर्मल जिंदगी में कहाँ कहाँ दिखता है, तो नॉर्मल जिंदगी में भैया ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है आपको, क्यों, टिंडल इफेक्ट किसका सर, स्काई के अंदर बहुत सारे कोलॉइड्स हैं, एरोसोल है, एरोसोल के अंदर सारे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं। फॉग, मिस्ट और रेन, फॉग, मिस्ट और रेन में क्या होता है, क्लाउड्स भी क्या होते हैं, एरोसोल ही तो होते हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं, एरोसोल ही तो होते हैं। आज के टाइम पे आपने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लाउड्स क्या होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका कुछ चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज बम्बार्ड कर दो, सर देख लो क्लाउड्स का क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रेनिंग करा दी जाएगी। क्लाउड्स पे क्या चार्ज होता है, कोई चार्ज होता होगा पॉजिटिव नेगेटिव, जो चार्ज है उसके अपोजिट डाल दो, साइन पार्टिकल से हो गया, आर्टिफिशियल रेनिंग करा दो। ये देख लो फूड, जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं आज के टाइम पे, ब्लड, अब देख लो ये सब ना, अब बायो से भी चाहूं तो पूछ सकता हूं, ब्लड क्या है, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका, एल्यूमिनाइट सब्सटेंस का। इसीलिए देखा होगा आप, ब्लड जैसे ही निकलता है हम क्या यूज करते हैं, एलम या फेरिक क्लोराइड यूज कर लेते हैं। जैसे ब्लड को क्लॉट बनाना है तो क्लॉट कैसे बनाएगा, ब्लड का कोगुलेशन कैसे होगा, तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, फिटकरी बोलते हैं, नॉर्मल जिंदगी में फिटकरी यूज कर लो। सॉइल्स भी क्या होते हैं, सॉइल्स भी कोलॉइड्स होते हैं, कैसे, उसके अंदर कौन होता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस आप सबने जानते हैं कि सॉइल की ग्रोथ है उसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या है सर, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, सर जहां भी नदी समंदर से मिलती है वहां डेल्टास क्रिएट होते हैं, कैसे, समंदर का पानी कैसा होगा, कोलाइडल, कोलाइडल नेचर, उसके ऊपर कोई चार्ज, समंदर का पानी कह रहा हूँ, रिवर का वाटर क्या होगा, ऊपर से आ रहा है माउंटेन से यहाँ तक, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे टाइप के कोलाइड्स बन चुके होंगे। और उसको प्रेसिपिटेट कौन करेगा, तो उसको प्रेसिपिटेट करेगा सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही दोनों मिलते हैं क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा याद रखिएगा, डेल्टा फॉर्मेशन कब होता है, नॉर्मल जिंदगी में। आप सब लोग जानते हैं कहीं कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बगल देखेंगे चिमनी लगी होती है, केमिकल्स मतलब जो एयर होता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है एयर स्मोक जो निकलेगी उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, स्मोक क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल, उसके अंदर भी कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये क्या बोलते हैं कि भैया एक काम करो, एक साइड जो चिमनी के अंदर ना, एक साइड पॉजिटिव प्लेट लगा दो, एक साइड निगेटिव प्लेट लगा दो। अगर एरोसोल निकलेगा, एरोसोल अगर निकलता है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इसको क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर भी बोल देते हैं। आज के टाइम पे जितनी भी चिमनीज देखते हैं उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट लगता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपके घर पे आरओ काम नहीं कर रहा तो आप एलम यूज कर लो, वो क्या करेगा, पानी के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हमको क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। अब मेडिसिन है, मेडिसिन भी कोलॉइड्स के फॉर्म में यूज होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन आज के टाइम पे कोलॉइड्स के फॉर्म में यूज होती हैं। जैसे ये एराइग्रोल है, एराइग्रोल क्या है, आई लोशन की तरह यूज होता है, कोलाइडल एंटीमनी है। अब ये सब चीजें आप थोड़ा सा, मैं इस पीपीटी को यही बोल रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं है सिलेबस में, मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक सारे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बेटा देखो ना 50 मिनट के अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस दे दे तो मुझे लगता है कि डर हटा के चुपचाप पढ़ लेते। कोलाइडल गोल्ड क्या है सर, ये भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इमल्सन है जो कि यूज होता है कहाँ पर, स्टोमक डिसऑर्डर के लिए। कोलाइडल मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और दे कैन बी इजीली एसिमिलेटेड, आराम से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में हो गया। टैनिंग क्या होती है, टैनिंग का मतलब ये नहीं समंदर किनारे बैठे और टैनिंग हो गई, नहीं, जो जितने भी लेदर बेल्ट्स और ये सब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एनिमल के स्किन से। तो एनिमल हाइड्स जो होती हैं, एनिमल स्किन जो होती है कोलाइडल इन नेचर होती हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग टैनिन में शोक कर देते हैं। क्या होता है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्डनिंग ऑफ लेदर हो गया। इस हार्डनिंग ऑफ लेदर को ही केमिकल में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, टैनिंग वर्ड यूज करते हैं। टैनिन आज के टाइम पे क्रोमियम सॉल्ट भी यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ भी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स आपको बताया जा चुका है। फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट्स में शायद देखा हो कभी, जो फोटोज बनती हैं, बन के निकल के आती हैं, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक इमल्सन की कोटिंग होती है,
सिल्वर ब्रोमाइड की इन जेलाटिन। उसके ऊपर आपकी कोटिंग होती है। रबर इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी लैटेक्स जो यूज होता है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये कहना ये चाहते हैं कि भाई साहब जितना भी आप देख रहे हो ना, कोलॉइड्स आपके डेली लाइफ के पार्ट्स हैं। जितना भी आप देख रहे हो कोलॉइड्स आपके डेली लाइफ के आज के टाइम पे पार्ट्स हो चुके हैं, डेली लाइफ के पार्ट्स हो चुके हैं। तो ये आपकी लाइफ के पार्ट हो चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बस बेटा इसको जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स देखने। अगर किसी को लगता हो बेटा आज के टाइम पे जितना इस नोट्स में दिया हुआ है ना, जितना भी इस नोट्स में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी लैब मैनुअल एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस टॉपिक का एनसीईआरटी लैब मैनुअल एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये वीडियो होमवर्क क्या है अब फिजिकल केमिस्ट्री, तो अब क्या करना है, होमवर्क यही है बेटा कि आप अब सिलेक्शन लेके आइए, सिलेक्शन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, यही होमवर्क है, क्योंकि अब फिजिकल केमिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री माइंड मैप के थ्रू सारा कुछ अब आपका फिनिश हो चुका है। आज हम सब ने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के हमने वन शॉट खत्म कर लिए। हर एक चैप्टर को हमने कोशिश करी है कि भाई जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में इसको फिनिश किया जाए। और आप जैसे बच्चों के लिए जो इसको यूज करते हैं और इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार इसे रिवाइज करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा कि इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। जब भी आपको लगे कि सरफेस केमिस्ट्री या इस टॉपिक को पढ़ना है बेटा, ये वीडियो आपके पास रहने वाली है। मैंने आपका ज्यादा भी टाइम नहीं लिया है, मुझे लगता है कि 45 मिनट के अंदर आप वीडियोस को अगर स्पीड बढ़ा लेंगे, पीडीएफ की कॉपी निकाल लेंगे, पीडीएफ रख लेंगे, तो आपको बहुत कम टाइम में ये एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस कम से कम देगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नहीं भी करना है, मर्जी है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको पता है एक क्वेश्चन का डिफरेंस आपके गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, एक क्वेश्चन सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैं, अगर आप इसकी वैल्यू समझते हैं तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है, एनसीईआरटी लैब मैनुअल करना है, इस टॉपिक को फिनिश करना है और अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। हम पीडब्ल्यू वाले आपका इंतजार करेंगे सिलेक्शन सेलिब्रेशन में। उम्मीद है इस माइंड मैप सीरीज का यूज करके आप उस जगह पहुंच पाए जहां पर आपने ड्रीम्स बनाए थे, जिस कॉलेज में पहुंच पाए जहां पर आपने सोचा था कि यहां पर व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लेके पहुंचूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिजिकल केमिस्ट्री का माइंड मैप इसी के साथ अब खत्म करते हैं। आप सबसे मिलेंगे सेलिब्रेशन में।